मुस्लिमों पर बीजेपी में घमासान, टिकट को लेकर विकट स्थिति अब दिखती बन रही है। 5 चरण हो चुके हैं, 2 बचे हैं। क्या ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? जिस तरह के बयान आ रहे हैं उनसे शायद ये निकल जाए, उसमें से कुछ मिले। पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, परिचय सबसे करा चुके हैं। सीधे चल रहे अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास, के न्यूज प्रधान संपादक। अमिताभ जी, किस तरीके से देखें इसको? टिकट को लेकर घमासान है, टिकट को लेकर विकट स्थिति बीजेपी में बनती हुई दिख रही है। ध्रुवीकरण की बू कहीं से आ रही है क्या? 2 चरण बचे हैं। देखिए, अब जब चुनाव बिल्कुल समाप्ति की ओर था, तब इस चर्चा का मतलब ही नहीं था कि टिकट दिया जाना था, दिया जाना चाहिए था। अगर देने की मंशा थी तो यह काम 2 महीने पहले क्यों नहीं किया आपने? जब टिकट बंट रहे थे तब कहां थे? और जो लोग आज बोल रहे हैं, जिन 3 लोगों ने कहा कि टिकट दिया जाना चाहिए था, उनमें एक तो ऐसे हैं जो उस हर समिति में है, हर उस बैठक में शामिल रहे जिस बैठक में उत्तर प्रदेश के टिकट फाइनल हुए बीजेपी के। तो आप किससे कह रहे हैं? क्या संजीव सिंह ने टिकट फाइनल किए? नहीं ना। जिन्होंने टिकट फाइनल किए वो कह रहे हैं कि दिए जाना चाहिए था, अच्छा होता देते। अरे आप ही तो देने वाले थे मालिक, दिया क्यों नहीं? एक। दूसरा, साक्षी महाराज जैसे लोग ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान करते हैं वो अंदाज तो भाजपा लगाए, लेकिन ये देश के सद्भाव में भी समय समय पर अग्नि प्रज्वलित करते रहते हैं कि जिसमें सद्भाव झुलसे। जी। बीच चुनाव यह वक्तव्य कि मुसलमानों को अब दफनाया नहीं जाना चाहिए, उनका दाह संस्कार होना चाहिए, ये राय, ये मशविरा, ये ज्ञान, ये चिंतन देने वाले साक्षी महाराज कौन? साक्षी महाराज एक पार्टी के टिकट पर चुने हुए सांसद हैं, उनसे संयम की अपेक्षा भी होती है। और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि साक्षी जी ने जो बोला वो उनका निजी बयान है, लेकिन साक्षी जी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे लगता है कि साक्षी जी जो कुछ बोलते हैं उसको कहीं ना कहीं मौन समर्थन है। अन्यथा साक्षी जी इतने बड़े नेता नहीं कि फिर भी उनकी हैसियत हो बोलने की। ये तमाम मसले हैं, इन मसलों पर भाजपा को सोचना होगा। उसकी कही बात पर कोई अल्पसंख्यक कैसे भरोसा करे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, नकवी कहते हैं टिकट देना चाहिए, उमा जी कहते हैं टिकट देना चाहिए, राजनाथ जी कहते हैं टिकट देना चाहिए, विनय कटियार कहते हैं क्यों टिकट दे जब वोट नहीं देते, साक्षी जी कहते हैं इनका दाह संस्कार शुरू कराओ तत्काल प्रभाव से, कब्रिस्तान सब खत्म करो, वहां खेती करो, जमीन कम है। प्रवेश वर्मा कहते हैं, साहिब सिंह वर्मा के साहबजादे, कि जब आज तक इन्होंने वोट ही नहीं दिया और सारे आतंकवादी मुस्लिम, तो हम इनको पार्टी में क्यों ले और टिकट क्यों दे? तो जो हिंदुस्तान का 18% मुसलमान है, उसका दिमाग तो चकरगिन्नी हो जाता है ना। वो किस बात को माने? तब कहीं ना कहीं शक पैदा होता है, जो भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यकों के बीच में खाई को पटने नहीं देता। और जब तक इस तरह के लोग रहेंगे भाजपा में, बयानबाजी वाले लोग, तब तक मुझे नहीं लगता कि कभी भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यकों के बीच भरोसे का रिश्ता कायम हो पाएगा। बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि इन छुटभइये नेताओं पर लगाम लगाएं। संजीव सिंह जी, दोस्त बात है ना? अमिताभ जी, जो आप बात कह रहे हैं मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं और आप अच्छी बात कह रहे हैं। दूसरा, जहां तक देखिए साक्षी महाराज जी का जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान है। मैं पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते से मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक नीति और नीयत है वो सबका साथ और सबका विकास से रिलेटेड है। 2 प्रकार के मुद्दे होते हैं। एक पक्ष होता है गवर्नेंस का, जहां जहां भी हम सरकार में हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तमाम सरकारें हमारी हैं, जहां जहां हम सरकार में हैं
वहां गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप उठा करके देखेंगे तो मुसलमानों के लिए भी उतना ही काम हो रहा है जितना काम किसी भी और बात के लिए हो रहा है, क्योंकि हम बहस का मुद्दा की दृष्टि से गवर्नेंस, मेरी बहस का मुद्दा ये है कि क्या नरेंद्र मोदी की भाजपा में कोई ऐसा आदमी रह सकता है जो उनकी नीति के विरुद्ध बयान देता रहे लगातार? अमिताभ जी देखिए, हम सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी में भी सब प्रकार के लोग हैं। जब 11 करोड़ से अधिक हमारे यहां प्राथमिक सदस्य हैं तो हर प्रकार के, हर धारा के लोग हमारे यहां हैं। किंतु जो चीज देखने वाली है वो ये है कि पार्टी का आधिकारिक बयान क्या है, साक्षी महाराज ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, चाहे वो गवर्नेंस के मुद्दे पे हो, चाहे वो हमारी योजना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने तो एक उदाहरण के तौर पे कहा कि जब हम पूरे विश्व में सबसे बड़ी विनय कटियार, प्रदेश वर्मा और साक्षी महाराज ये सामान्य कार्यकर्ता नहीं है आपकी पार्टी के मित्र। नहीं, ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकती मित्र संजीव जी, ना ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकती। जो पार्टी की लाइन अगर सच में वही है जो आप कह रहे हैं, तो पार्टी की लक्ष्मण रेखा लांघने वाले को दंड भी मिलना चाहिए। अमिताभ जी, आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार का चारों तरफ माहौल चल रहा है, देश को गाली देने वाले, कश्मीर की आजादी की बात करने वाले जब आंदोलन करते हैं, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाकर के शोर शराबा मचाते हैं, नारे लगाते हैं, तब उसके ऊपर तो अगर कोई भर्त्सना की जाती है तो उसके ऊपर लोग कहते हैं कि नहीं साहब, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो हमारी पार्टी में भी और भारत के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी है। उसके अपने जो विचार है, उस विचार से अगर वो समाज को अवगत करा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे ही आपने भी पैदा कर दिए। ठीक, मैं समझ गया। आपको कहूंगा जैसे उधर है कश्मीर की आजादी मांगने वाले, वैसे ही आपने भी अपनी पार्टी में पैदा कर दिए। ठीक बात, समझ गया, ठीक बात है। चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल यह कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो नीति है उसके विरुद्ध अगर चंद्रशेखर लगातार बोले और पार्टी के प्रवक्ता भी बने रहे तो फिर क्या माना जाए? इसका मतलब दाल में काला है भाई। नहीं, हमारे अमिताभ जी बहुत आपने बहुत गंभीर, हमारे किसी प्रवक्ता ने ऐसा बयान नहीं दिया। धन्यवाद आपको देता हूं। पूरा सार एक लाइन में आपने बोल दिया है। देखिए, एक बार होता है चलो अभिव्यक्ति की आबादी, 2 बार 3 बार, ये सालों से चला आ रहा है। और साक्षी महाराज जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो इनके सांसद हैं और लगातार उसको मैं कह रहा हूं कि अगर सचमुच में ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि ये पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, पर्सनल है। अगर ये बीजेपी का बयान नहीं है तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता को इसी वक्त चैलेंज कर रहा हूं कि तुरंत आप उठिए यहां से, पहले यहां निंदा करिए, जाइए एफआईआर कराइए। आपके पास टीम की कमी नहीं है, 100 लोगों के साथ आप उठिए और इनको तुरंत कागज पकड़ के ले जाके थाने में अरेस्ट कराइए। क्योंकि भारत के संविधान में इस तरह की बयानबाजी या धार्मिक अगर भावना भड़काने पे क्राइम है, ये आईपीसी के धारा के अंतर्गत है। इसलिए हम ये काम अगर करेंगे तो तुरंत उन्माद होगा, समाज में गलत मैसेज जाएगा। ये काम आप करिए, तुरंत पहुंचिए उनके यहां जाकर के उनको पकड़ करके कालर थाने में बंद कराइए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, पार्टी से निकालिए। आपके पास कोई 2-4 नहीं 20 सांसद एक्स्ट्रा है, आपकी सरकार नहीं गिर रही है 1, 2, 3, 4 सांसदों के कम हो जाने से आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तब मानूं कि हाँ आपका बयान नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इट मीन्स आप जानबूझ करके ऐसा करना चाह रहे हैं। और ये ऐसा हर बार ये करते हैं। जब बेसिकली क्या हुआ कि चौथे चरण में, मैं आपको बड़ा गंभीर बात बता दूं अमिताभ जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत सीनियर हैं, आपने सारे दौर देखे हैं, इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। कल अभी आप पता लगवाइएगा, ये अभी 4 बजे की न्यूज है जो लीक हुई है, कल आप पता लगवाइएगा, आपको सही मालूम चल जाएगी कि नरेंद्र मोदी जी को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का पता चल गया कि हम हर हाल में, ये वोट प्रतिशत तो बढ़ रहा है लेकिन हम 500 से लेकर के 5000 के बीच में लगभग 100 से ऊपर सीटें हम हार जाएंगे। और इससे बड़ी में भी तो इनका आकलन इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता दिया कि 73 सांसदों के प्रदेश में 73 विधायक नहीं आएंगे। जिस तरीके से बिहार में ये लगातार हारते चले गए, उसी तरीके से यहां पे भी ये हार रहे। इस आपाधापी में अब देखिए, ये पहले ये मोर्चा इनके दूसरे और तीसरे लेयर के, चाहे योगी आदित्यनाथ जी, संगीत सोमो, साक्षी महाराज, ये लेयर इंटेलिजेंस परंतु आप देखिए रिपोर्टों पर मैं कभी बहुत भरोसा नहीं करता। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ले लिया है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। मैंने 77 में देखी थी, जो इंदिरा जी को दी गई थी 312 सीट की और आई थी 112। इंटेलिजेंस तो खैर मुझे पता है। ठीक है, चंद्रशेखर आएंगे आपके पास। परवेज अहमद,
मसला ये है कि जब चुनाव खत्म होने आया तब कहा कि टिकट दे देते तो अच्छा रहता। यानी जब 7 फेरे हो गए, बिटिया विदा होने को डोली में बैठने लगी तो बोले अगर श्रीवास्तव साहब की बिटिया शादी कर लेते तो अच्छा रहता। तो ये तो पहले करना चाहिए था। एक और साक्षी महाराज जैसे लोग जो इस तरह के बयान देते हैं कि भाई मुसलमानों को भी दफनाना बंद करो और जलाना शुरू करो, राजनीतिक हानि लाभ में मेरी चिंता नहीं। मेरी चिंता यह है इससे सामाजिक सद्भाव भी बिगड़ता है। परवेज अहमद, हाँ, आपको बताऊं कि इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देने वाला फरियाद कर रहा है। ये सारा प्रोग्राम इनका प्री प्लान है, सारा प्रोग्राम प्री प्लान है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं यहां शमशान बनना चाहिए, यहां कब्रिस्तान बनना चाहिए, यहां दिवाली में लाइट आनी चाहिए, यहां ईद में लाइट आनी चाहिए। ये तो देने वाले आदमी है, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। अगर ये करना चाहे तो जिस तरीके से गांव-गांव शौचालय बनवा रहे हैं उसी तरीके से गांव-गांव शमशान बनवा सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते। इनका एजेंडा टोटल किसी तरीके से ध्रुवीकरण करके जीत हासिल करना है। इस उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को समझ चुकी है। जैसा चंद्रशेखर जी ने कहा कि 73 सांसदों में इनके 73 विधायक भी नहीं आएंगे। हो सकता है कि 2012 से बुरी स्थिति इनकी हो जाए। ये जितना साक्षी महाराज का बयान हो, ये मुख्तार अब्बासी का बयान हो, उस भविष्यवाणी में हम लोग नहीं जाए। वो जनता का काम है, जनता को करने दीजिए। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं होती है। विजय वर्गीय बात नहीं होती है। उनके साथ आईएसआई एजेंट पकड़ा जाता है जो देश के सेनाओं के नक्शे, सेनाओं की मुखबिरी कर रहा है, उस पर बात नहीं करते। सिर्फ घूम फिर के 3 तलाक पे आ जाएंगे, कसाब पे आ जाएंगे, स्कैम पे आ जाएंगे, शमशान कब्रिस्तान पे आ जाएंगे। आज एक नया मुद्दा उठा दिया, भाई ये दुनिया के ठेकेदार है, मुसलमान भी क्यों बात करते हैं, ये ईसाई की बात। तमाम आरोप बीजेपी पर लगे। अब मैं संजीव सिंह से उस पर जरा सफाई ले लूं और एक सवाल पूछ लूं। संजीव भाई, मेरा एक प्रश्न, बड़ा मासूम सा प्रश्न, अगर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में राजनाथ जी ये बोलते कि मैं चाहता हूं 403 में से 10 टिकट अल्पसंख्यकों को दिए जाएं, तो उनकी बात कौन काटता? तो आज 10 लोग लड़ रहे होते चुनाव, जीतते हारते उनकी किस्मत, लेकिन चुनाव तो लड़ रहे होते। इसका भी जवाब दूंगा मैं। तो ये आखिरी वक्त में ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। संजीव भाई, मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए, 2 पक्ष यहां पे मैं करूं, मैं इसका जवाब देता हूं। पहले मैं जरा बात बोल दूं, और मैं क्योंकि यहां स्टूडियो में इस समय माइनॉरिटी में हूं, ये दोनों गठबंधन के सहयोगी हैं, तो मुझे प्रोपोर्शनेट समय जरा देंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है आपसे। चंद्रशेखर जी ने कहा कि आप एफआईआर कर दीजिए, थाने में डाल दीजिए, जेल करा दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आजम खान ने कुछ बयान दिए थे, भारत माता के ऊपर टिप्पणी करी, बुलंदशहर का रेप कांड हुआ, रात में गाड़ी से खींच करके परिवार के सामने एक बच्ची के साथ दुराचार कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक साजिश का उसको टर्म किया। सुप्रीम कोर्ट से जब लताड़ पड़ी तो अनकंडीशनल, नो इफ नो बट, अनकंडीशनल उनको माफी मांगनी पड़ी। क्या उन्होंने एफआईआर करके उनको अंदर करा दिया? तो ये दूसरे को सरमन देने से पहले अपने यहां जांच करके देख ले, पहला पक्ष। दूसरा पक्ष, परवेज भाई ने बात कहा, अनुभवी व्यक्ति है, इन्होंने कहा कि कब्रिस्तान का मुद्दा, बिजली का मुद्दा ये उठाया गया। तो मैं जरा इनको तथ्य से अवगत करा दूं अमिताभ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है तथ्य के बारे में। 2012-13 में कब्रिस्तान के लिए इन्होंने योजना करी, 200 करोड़ अलॉटमेंट किया बजट में, शमशान के लिए 0। 13-14 में इन्होंने 300 करोड़ का अलॉटमेंट किया, शमशान के लिए 0। जब हमने इस प्रकार की जिनको भेदभाव वाली नीति थी उसके ऊपर आवाज उठाई, तब उसके बाद अगले वर्ष 2 वर्षों में इन्होंने बराबर दिया, और चुनावी वर्ष में आकर के फिर ये खेल कर गए। इन्होंने कब्रिस्तान को दिया 400 करोड़ और शमशान को दिया 227 करोड़। तो ये जो बात है, जो आप प्रधानमंत्री जब मुद्दा उठा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ तथ्य है। हमारा कॉन्सेप्ट सबका साथ सबका विकास है, इनका नहीं है। उसी की तरफ हम उजागर कर रहे हैं। भाई मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बीच में न टोकिए, बीच में टोकना हताशा का प्रतीक होता है।
अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, बिजली वाली बात आई। प्रधानमंत्री का भी बयान अगर आप देखेंगे जो उन्होंने भाषण में कहा था, उन्होंने दोनों पक्ष की बात करी थी कि रमजान तो दिवाली भी और होली अगर है तो ईद में भी, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। और इसके पीछे भी एक कारण है, अगर आप देखेंगे दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना में मुरादाबाद का केस है, बाकायदे एक जांच कमेटी सांसद के अनुरोध पर बैठी थी जिसमें इनके प्रतिनिधि भी वहां पर सम्मिलित थे, और उसमें यह रिपोर्ट आई है कि जो पैसा जा रहा है वो एक वर्ग विशेष के गांव को उसने दिया जा रहा है, दूसरे वर्ग को नहीं दिया जा रहा है। इनकी नीति में भेदभाव है, इसलिए उन तथ्यों को उजागर हमने करने का काम किया था। अब बात आती है कि टिकट देने वाली बात, तो दोनों जो हमारे बड़े नेताओं ने बात कही है, देखिए जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो चुनावी रण में जा रहे हैं, रण में हम मजबूती के साथ जा रहे हैं, हमने विनेबिलिटी के आधार पर डिसाइड किया। किंतु आज जब हम ये देख रहे हैं 5 फेज खत्म होने के बाद कि हम बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं और जोरदार तरीके से बना रहे हैं, तो ये एक पक्ष आया कि संभवतः जब हम जीत ही रहे हैं तो 2-4 लोगों को, न सही जीतने वाले 2-4 लोगों को दिया जा सकता था। और इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो उमा जी ने कहा है, नकवी जी ने कहा है कि आगे कैसे हम इनको लेके आ सकते हैं, इसके बारे में हम चिंता करेंगे। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जहां तक गवर्नेंस का हमारा रिकॉर्ड है, मैं पूरा आंकड़ों सहित में उसको सिद्ध कर सकता हूं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, और इससे मुसलमान भाई हमारे संजीव जी ना, और जहां तक उसकी बात संजीव जी नहीं, इसकी सुरक्षा और इन सब चीजों की, उस देखिए आप रिकॉर्ड एक बात कहूं, आगे जब संजीव सिंह एक बात कहता हूं आपसे, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए, काम आएगी भाजपा के। आखिर ये शमशान की बात एक सज्जन है जिन्होंने उत्तर प्रदेश भाजपा में मेरे ख्याल से 20-25-30 साल लगा दिए, माइनॉरिटी से। संजीव सुनिए, उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि भाजपा 403 उम्मीदवार लगाती है, उसमें से 200, 250, 300, 350, कई बार तो 325 हार गए। अरे 10-20 हारी हुई सीटों पर ही हमको दे दें, ताकि बड़ाए नाम तो हो जाए कि भाई हमको भी टिकट मिली। आपने इतनी उदारता भी कभी नहीं बरती, तब भी नहीं बरती जब आप 48 सीट जीते केवल, 403 में 48 जीते केवल, लेकिन आपने अल्पसंख्यक नहीं लड़ाया। ये सवाल तो पूछेगा अल्पसंख्यक संजीव सिंह। उठा के देख लीजिए कौन सा किस देश में चीफ मिनिस्टर मुसलमान है, किस प्रदेश में जो है चीफ मिनिस्टर मुसलमान है। उत्तर प्रदेश के डीएम उठा के देख लीजिए, 75 जिलों में शायद एक डीएम मुसलमान मिल जाएगा। तुष्टिकरण की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमानों के नाम पर इनको वोट मिलता है, मुसलमानों के विरोध के नाम पर वोट मिलता है, सिर्फ इसलिए बात करते हैं, वैमनस फैलाते हैं, ये देश के दुश्मन है। मैं प्रदेश की जनता से यही बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ 2 चरण बचे हुए हैं, ये फैसले लम्हों के नस्लों पर भारी हो गए, बाप भाटी से बेटे भिखारी हो गए। आप बहुत सोच समझ को वोट दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को वोट दीजिएगा। संजीव जी, देश का ताना बाना, लोकतंत्र का ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। परवेज अहमद, ये वोट देने की अपील चुनाव के मंच से करो, मेरे मंच से नहीं। तो इन्होंने एक वोट बैंक में एक वर्ग विशेष के जो ठेकेदार थे, जो सौदागर थे, उनको इस्तेमाल करके वर्ग विशेष में लगातार इन्होंने डर भटाने की कोशिश करी कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ जाएगी तो जीना मुहाल हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। आज स्थिति उठा करके देख लीजिए अमिताभ जी। हेलो जी संजीव जी बात रखें। आज अगर गुजरात में चले जाइए, मैं एक उदाहरण दे दूं क्योंकि ये लगातार बात कर रहे हैं, इनके राज्य जितने भी रहे जहां इन्होंने राज किया, मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई, बहुत ज्यादा दयनीय है। मैं गुजरात में आपको लेके चलता हूं, स्ट्रक्चर कमेटी जिसको रिपोर्ट करते हैं, मैं उसका एक आंकड़ा दे दूं। आप अपने भाई जो बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टियां तुष्टिकरण कर रही है? आप कांग्रेस में इल्जाम लगाते हैं, तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी में लगाते हैं, तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। तुष्टिकरण के बावजूद मुसलमानों का हिंदुस्तान में यह हाल है। काश अगर तुष्टिकरण ना हुआ होता तो हालात होते। आप तुष्टिकरण की बात करते हैं, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए ना। तुष्टिकरण की क्यों बात करते हैं? आज से अपनी बहसों से तुष्टिकरण का शब्द हटा लीजिए, मान लीजिए कि मुसलमानों का तुष्टिकरण नहीं होता है। संजीव जी, संजीव जी अपनी बात रखें। परवेज अहमद, एक बात आप, ठीक, परवेज अहमद एक बात आपको बता दे, आप भी नोट करो और ऊपर जाके भी बताना कांग्रेस में। सुन लो मेरी बात, आपके काम आएगी आगे बहसों में। पश्चिम बंगाल में जनसंघ से लेके आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं रही। असम में अभी छोड़ दो, उससे पहले कभी शासन में नहीं रही।
भाजपा वहां अभी आई है, साल भर नहीं हुआ, और आंकड़े कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान की सबसे बुरी दशा पश्चिम बंगाल में और असम में। अगर आप लोगों ने ईमानदारी की होती मुसलमान के साथ तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। हिंदुस्तान के कितने सूबों में भाजपा का राज रहा है और पूरे देश में मुसलमान बदहाल है। क्यों बदहाल है? पश्चिम बंगाल में कभी भाजपा थी क्या? नहीं थी। विधान चंद्र राय से लेके और ममता तक इतिहास पता करिए, न इन्होंने कुछ किया न आपने कुछ किया। अगर किया होता तो 70 वर्ष में हिंदुस्तान का मुसलमान यहां नहीं खड़ा होता। और एक बात कह दूं जी, चंद्रशेखर भी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में केवल 8,400 सिपाही मुसलमान है। केवल इतनी बड़ी फोर्स है। ये किसने किया? 19% की आबादी और भर्ती कितनी, ये किसने किया? कौन है सरकार में? मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज उनके बच्चे मोटरसाइकिल का पंचर नहीं जोड़ रहे होते। और ऊपर से ऐसी ऐसी अभद्र बातें करते हैं लोग कि मुसलमान गरीब है इसलिए क्या करे, रात में बच्चे पैदा करता है। ऐसी गलीज बातें। 18% आबादी के लिए यह है मोहब्बत। मित्र, बात वो करिए जिसमें थोड़ी ईमानदारी हो, जिसको आंकड़े सपोर्ट करें। मुस्लिमों पर बीजेपी में घमासान की स्थिति, टिकट देने को लेकर विकट बयानबाजियां हो रही हैं और साक्षी महाराज जी के कहने ही क्या, जब भी बोलते हैं उस पर विवाद ही होता है, ऐसा देखा गया है आज तक। सीधे चल रहे हैं हम पैनल के पास, अमिताभ जी के पास, के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ जी। वही बात हो रही थी कि मुसलमानों का खैर ख्वाह कौन। तो मैंने तथ्यों के आलोक में यह समझाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान की बदनसीबी यह है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए किसी ने दिल से सोचा ही नहीं। आ रहा हूं चंद्रशेखर जी, आपसे भी जवाब लूंगा, मालिक आपसे भी लूंगा। अगर सोचा होता तो वाजपेयी के समय से हटा दो, उससे पहले का पूरे हिंदुस्तान का इतिहास जो है 1947 से लेके और वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने तक, उसमें तो केवल और केवल कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा। 2.5 साल मुरारजी का समझ लो, वो भी लड़ाई झगड़े में बीत गया, वरना तो कांग्रेस ही रही। कभी आंकड़े देखे हैं मुसलमानों की स्थिति क्या रही? कितने % नौकरी उनको सरकार में मिली? चंद्रशेखर पांडे जी, जी हेलो, कहिए सर। अमिताभ जी, आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को शुरू से आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत बारीक से देख रहे हैं, पूरे 5 साल का कार्यकाल आप देख रहे हैं। आपने ये महसूस किया होगा पूरे दिल से, हमारे मुख्यमंत्री का, हमारी सरकार का, समाजवादी पार्टी का एक चीज मानना है कि हम गांव, गरीब, नौजवान, किसान को लेके चले। अगर हम सभी गरीब का विकास करेंगे तो सवाल इस चीज का है ही नहीं कि वो गरीब किस बिरादरी का है। अगर हम गरीब को उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था देने पे आ जाएं, अगर हम विकास करेंगे तो सवाल इस चीज का है ही नहीं कि वो गरीब किस बिरादरी का है। अगर हम गरीब को उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था देने पे आ जाएं, अगर हम किसान। हेलो, कहिए सर। अमिताभ जी, आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को शुरू से आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत बारीक से देख रहे हैं, पूरे 5 साल का कार्यकाल आप देख रहे हैं। आपने ये महसूस किया होगा पूरे दिल से, हमारे मुख्यमंत्री का, हमारी सरकार का, समाजवादी पार्टी का एक चीज मानना है
कि हम गांव, गरीब, नौजवान, किसान को लेके चले। अगर हम सभी विकास करेंगे तो सवाल इस चीज का है ही नहीं कि वो गरीब किस बिरादरी का है। अगर हम गरीब को उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था देने पे आ जाएं, अगर हम किसान को उसके यहाँ तालाब देने पे आ जाएं, उसके भैया जो पैदावार हो रही है मेरा सवाल था ये समस्या 2.25 लाखों की तादाद में सिपाही और उसमें 8,400 कुल मुसलमान, आप कैसी चिंता कर रहे हो? देखिए बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, देखिए बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ये एक मुद्दा है। इसका कारण आप समझिए कि हमें रूट लेवल पे पहले एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। और उनके समाज में मुख्यमंत्री जी का एक पीसी उन्होंने किया था कि प्रॉब्लम यह है कि उनके यहां एजुकेशन सिस्टम वीक था। उसके लिए हमने 20,000 के आसपास में जो उनके यहां पे साइंस के और जो हायर क्लास के एजुकेशन सिस्टम में टीचर की भर्ती जो सदियों से चली आ रही थी वो कर दी। ये नियत यही है कि हम इनको एजुकेट करें, हम इनको इतना स्वावलंबी बना दे। चलिए 20 साल से आप ही लोग हो, आप हो या आपकी बुआ है। परवेज जी टीचर उपलब्ध कराना जरूरी है। भाजपा पर 100 लांछन, ठीक बात, हम तो लेकिन ये भी तो बताया जाए कि जिन राज्यों में भाजपा आज तक प्रवेश नहीं कर पाई वहां मुसलमान बदहाल क्यों? परवेज अहमद, साइंस के टीचर दिए कि नहीं दिए हमने? क्या हमने नहीं दिए? यस, मैं आपको बताऊं, सच्चाई ये है। मैं आपको यूपीए 1 और यूपीए 2 का उदाहरण देता हूं। जब सच्चर कमेटी आई उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बैंकों को आदेश जारी किया कि आप क्या करें, वो अब ज्यादा से ज्यादा मुसलमान लोगों को लोन दिया जाए। उस पर तमाम बखेड़ा खड़ा हो गया, उस पर तमाम तरह का बखेड़ा खड़ा हो गया। और बैंकों जो ने अपनी रिपोर्ट भेजी उसमें यह कहा कि मैं उन लोगों को लोन नहीं देता हूं जो लोन वापस न कर पाए। कई तरह की दिक्कतें हैं। यूपीए 1 यूपीए 2 में खासकर मुसलमानों के लिए बड़े काम करने की कोशिश की गई। वही दिक्कत है अगर विजय माल्या को आपने लोन दिला दिया, परवेज अहमद, विजय माल्या को मनमोहन सिंह की सरकार ने लोन दिला दिया लेकिन गरीब मुसलमान को नहीं दिलाया। विजय माल्या का चरित्र बहुत अच्छा था, उसको तो दिला दिया। नहीं। और शरीफा बेचने वाले रज्जाक को नहीं दिलाया और चूड़ी बनाने वाले अशफाक को नहीं दिलाया। हमारी कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। अमा मजाक करते हो आप लोग भी यार। सरकार ने नहीं दिया बिल्कुल। ये बैंकों का जो नहीं, आपकी जानकारी नहीं, आपकी जानकारी नहीं है। मैं परवेज भाई, मैं बहुत अदब से कहूंगा, आपकी जानकारी नहीं। विजय माल्या को जो लोन सैंक्शन हुआ उसका सबसे बड़ा हिस्सा मनमोहन सिंह के टेन्योर में हुआ। फैक्ट दुरुस्त करिए। यानी आप माल्या को दिला सकते हो लोन लेकिन जुम्मन को नहीं, रज्जाक को नहीं, अखलाक को नहीं। नहीं, आप बताइए आप कहते हो कि ग्रामीण बैंक के बाबू ने मना कर दिया। केस में किंगफिशर के केस में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। बिल्कुल इंस्ट्रक्शन नहीं। हाँ, दे रहे थे। बैंक का अपना डिसीजन होता है किसको लोन दिया जाए, दे रहे थे मित्र। बैंक सिस्टम है, सारी सिक्योरिटीज रखी जाती है। परवेज जी, कैसे भी जारी हमारी कोई लिखा पढ़ी की बातें हैं। मैं कुछ बात बोलना चाहूंगा। अमिताभ जी, मैं ये जरूर, परवेज जी एक बात बताऊं, तसल्ली से सुनोगे तो समझ आएगी बात। चीज पे गौर, एक सेकंड सुन लो, एक सेकंड सुनो भाई। परवेज जी, तकनीकी तौर पर आ रहे हैं संजीव, आ रहे हैं। एक सेकंड एक बात कह दूं परवेज भाई से। परवेज भाई, संवैधानिक तौर पर, तकनीकी तौर पर एसएसपी को भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता एमएलए एमपी। लेकिन व्यवहारिक सच्चाई ये होती है, रूलिंग पार्टी का एमएलए एमपी ही एसएसपी को बताता है इसको गिरफ्तार कर लो, इसको छोड़ दो। सब जानते हैं ना इस सच्चाई को। वैसे ही मसला बैंकों का भी है, कोई बहुत फर्क नहीं। संजीव सिंह, जी अमिताभ जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया और मैं इसी कारण से आपका व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक भी हूं कि आप ननकऊ की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं और जो सच्चाई है उसको बयान करते हैं। मैं आपने जो आंकड़ा दिया, मैं इनसे एक सवाल भी पूछूंगा और एक आंकड़ा भी बताऊंगा। ये लगातार गुजरात का ये उदाहरण देते हैं कि बड़ा दिक्कत हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मोदी बहुत खराब है इत्यादि। गुजरात में मुसलमानों की जनसंख्या है मात्र 9% और पुलिस फोर्सेस में वहां पे उनकी जो स्थिति थी आज से 10 वर्ष पहले वो 10.6% भागीदारी थी, जो अब बढ़ करके 12% हो गई है। मुसलमान 9%,
जनरल नौकरी जो प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला करके उसमें भागीदारी 16%। उत्तर प्रदेश में आंकड़ा क्या है? 19% मुसलमान, पुलिस में भर्ती मात्र 7%। 19% मुसलमान, नौकरियों में उसकी भागीदारी 5.3%। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है जिसकी नकल करके या गोमती में अखिलेश जी ने करने का प्रयास किया। वहां 13,000 आपने नमाने में मजाक करा दिया, हमने तो वो कर दिया। अपनी बात पूरी कर लूं, आते जाते बात पूरी कर लूं, आपको गर्व होता होगा। चंद्रशेखर, नहीं एक एक आदमी बोलो, ऐसे नहीं। चंद्रशेखर अभी रुकना होगा जी। इंटॉलरेंट शब्द आपके मुंह से नहीं अच्छा लग रहा है संजीव जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। आपके मुंह से नहीं अच्छा लग रहा है, और कोई शब्द इस्तेमाल कर लीजिए। इंटॉलरेंस आपके मुंह से नहीं अच्छा लग रहा है। अमिताभ जी आपसे संरक्षण, मैं संरक्षण चाहूंगा, मैं माइनॉरिटी में हूं यहाँ पे। तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में 13,000 मुस्लिम फैमिलीज डिस्प्लेस हुई थी। नहीं भैया एक आदमी बोलो। रिलोकेट किया गया, फ्लैट दिया गया। अगर हम मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे होते तो यह स्थिति नहीं आती। तो ये एक और आंकड़ा मैं यहां पे दे रहा हूं। गुजरात की मैं फिर बात करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा हुआ ये वहीं पर दिखाने की कोशिश करते हैं बाकी प्रांतों में। 9% मुसलमान, 18% आरटीओ में गाड़ियां जो खरीदी जाती है उसमें रजिस्ट्रेशन। यानी क्या कि उन्हीं का जिनका ये हवा क्रिएट कर रहे हैं उसी गवर्नेंस में, और ये एक्सटेंशन सारे राज्यों पे होता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां गवर्न कर रही है वहां पर मुसलमानों की स्थिति देखिए, वहां पे उनकी सुरक्षा देखिए। दंगा मुक्त पूरा हमारा इतिहास रहा है। और यहां उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, और एक वोट बैंक की राजनीति करने वाले, मतलब सुबह से शाम तक खाली उसी के रखने वाले हमारे चंद्रशेखर जी, आप कहिए क्या कह रहे हैं? मुजफ्फरनगर में आदमी चल रहा था। ठीक है संजीव भाई, आ गई आपकी बात। चंद्रशेखर पांडे, देखिए मैं कई चीजें, अब जैसे मैं तो इनके कई सवालों का जवाब दे देता हूं। मैं इनका उल्टा पहले मैं जो लास्ट में अभी इन्होंने बोला है वो बता दूं। इन्होंने बोला कि हवा खड़ा करने वाला। सच ये है कि आप स्वयं देख रहे होंगे कि हम एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो केवल विकास के अलावा और कोई बात नहीं करना चाहती है, दूसरी तरफ इनका आप पिछला एक सप्ताह देख लीजिए किस तरीके से क्या ये हवा नहीं खड़ा कर रहे हैं। क्या ये मुस्लिम शब्द का हवा भाजपा नहीं बना रही है? क्या कब्रिस्तान से लेकर के, कसाब से लेके, जलाने से लेके, दफनाने से लेके, इस तरह का क्या ये हवा ये खड़ा कर रहे हैं? क्या हम खड़ा कर रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार है, आकलन कर लीजिएगा आप। दंगा इन्होंने बोला, वरिष्ठ पत्रकार है, इनका कलेजा भी जानता है कि दंगा करवाता कौन है, कौन दंगा करवाता है मालूम है। उसके अलावा आपको रिवर फ्रंट की इन्होंने बात की। मैं आपको बता दूं कि नमामि गंगे योजना जब आई थी तो हम लोग को टीवी में दिखाया जाता था, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, स्वयं प्रोजेक्ट किया जाता था कि सारी नदियां जुड़ जाएंगे। 1.5 साल के मात्र 18 महीने का समय लिया था कि जहाज चलेगी। और आपको डेट याद होगा कि मई 2016 का डेट दिया था जिसमें विवाद हुआ था कि बारिश में कैसे चलेगी, बारिश में अपने आप पानी आ जाएगा। मई 2016 बीत गया, कहीं इन्होंने गंगा सफाई का ग तक नहीं शुरू किया। और एक हम काम करने वाले हैं कि आप यहां रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट जब ये गुजरते हुए तो इनके मन मस्तिष्क में इस कदर हावी है कि इनको बोलना पड़ गया कि वो हमारी कॉपी है। अरे उनकी कॉपी नहीं हो सकती है, वैसी कॉपी कभी कोई कर नहीं सकता जो बन गया है, जो वहां बता दूं। भाजपा में मुसलमानों को लेकर दुविधा वहां से होते होते गंगा और गोमती तक आ गया। ठीक बात है। परवेज साहब, आप कुछ कह रहे थे? देखिए मैं एक चीज में छूट रही है, एक चीज छूट रही है अमिताभ जी, बड़ी एक गंभीर चीज छूट रही है। अमिताभ जी मैं एक बात बता दूं, बड़ी गंभीर चीज छूट रही है। कब्रिस्तान का विषय आपने लाया, आपने कहा कि लगातार हमारी सरकार उनको लगातार बजट दे रही थी कब्रिस्तान पे। पहले मैं आपके बहुत करोड़ों दर्शक हैं, करोड़ों दर्शकों के मन में यह सवाल होगा कि इसकी सच क्या है इस कब्रिस्तान का, वो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं। ये एक आरटीआई का आपको आंकड़ा बता रहा हूं कि ये कब्रिस्तान से रिलेटेड बेसिकली क्या हुआ कि हर शहर में, लखनऊ का जितने कब्रिस्तान आप याद कर लेंगे, आप कोई शहर याद कर लीजिए, मेन सेंटर बजट के आंकड़े नहीं, जनता को ये सच सुनना नहीं देना। प्लीज संजीव भैया, जनता को जानना जरूरी है। यह है क्या मसला सिर्फ इतना है कि कब्रिस्तान पहले शहर के बाहर थे, आज की डेट में वो बड़े प्राइम लोकेशन पे आ गए हैं। चारों तरफ से जबरदस्त वहां बिल्डिंग है, बीचों बीच कब्रिस्तान होते हैं। उस तरीके से 11,616 मुकदमे इस वक्त जो सरकार कब्रिस्तान पे अवैध कब्जे को लेकर लड़ रही है, उसके अलावा लगभग हर साल
400 से ऊपर बड़े हीनियस क्राइम की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कोई हिंदू मुस्लिम सब हैं। अगर बगल में हिंदू है वो भी पीछे खाली जमीन है, पहले झप्पड़ लगाता है फिर कब्जा कर लेता है। इस तरीके के लगभग 400 हीनियस क्राइम कब्रिस्तान की जमीन के रिलेटेड, जहां पे कब्जा करने विवाद को लेकर के हो रहे थे और लगातार खुद विवाद होते थे कि कब्रिस्तान की बाउंड्री कहां है। हर साल रिलोकेट करने के बावजूद भी वहां कब्जे हो जाते थे। इस कब्जेदारी को और सरकार के ऊपर भीषण जोर 11,616 मुकदमे का लोड खत्म करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए एक छोटी सी टिप्पणी परवेज अहमद से ले लें, फिर ब्रेक पे जाएंगे। चंद्रशेखर जी समय कम है। परवेज साहब, भारतीय जनता पार्टी ने कितना घिनौना रूप दिया, अमिताभ जी कितना घिनौना रूप दिया। आप सोचिए, इतने नेक नियत के की गई काम। ठीक है पांडे जी, मैं तो बस यही कहूंगा, दो चरणों का अरे रुको भाई चंद्रशेखर जी, बाकी है कि ये सियासत के दिए सबके हवाले ना करो, ये सियासत के दिए सबके हवाले ना करो, शहर जल जाते एक शख्स की नादानी से। संजीव जी जल्दी से बात रखें अपनी। वाह वाह, मैं भी इसमें अपनी आवाज जोड़ देता हूं। क्या बात है। देखिए, ये चंद्रशेखर जी बहुत सारी बातें बता रहे थे कि हमने मुर्दों कह दीजिए एक शब्द झूठ है, मुर्दों कह को दीजिए सुरक्षा देने की झूठ है। कोशिश। अब मैं बोल लूं भाई, बीच में क्यों टोक रहे हैं? मैं तो नहीं टोकता आपको। सच बोला हूं इसलिए बोल रहा हूं। मुर्दों को सुरक्षा देने के लिए इन्होंने चाहदियारी बना दी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जिंदों को जो संजीव जी सुनिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। समझ नहीं आ रहा है। दर्शकों को ये जानने का हक है कि यह कब्रिस्तान का असली मुद्दा क्या है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है ना, आपने बोल दिया। आज को मिलेगा जब इनके संसद के विधायक 73 होंगे। जी संजीव जी कहिए। अमिताभ जी, मैं इनसे मैं बहुत सिंपल सा सवाल इनसे पूछता हूं। इन्होंने मुर्दों की चिंता कर ली, जिंदों की चिंता क्यों नहीं करी? सही बात करिए। गन्ना किसान जो कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बराबरी है, उनमें पिछले 4 वर्षों में मात्र 25 रुपए यानी 8% का इन्होंने इंक्रीमेंट दिया, जबकि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ गई। क्या इन्होंने चिंता करी जिंदा लोगों की, गरीबों की चिंता करी? नहीं करी। कृषि विकास दर एवरेज पिछले 3 वर्षों में 1% की है, इन्होंने चिंता करी किसानों की? नहीं चिंता करी। मध्य प्रदेश में 19% है, 4 वर्षों का लगातार अगर एवरेज निकालेंगे। छत्तीसगढ़ में 12% से अधिक है। गेहूं तक की खरीद ये नहीं करते, किसान बढ़ जाता है। ये बात कर रहे हैं। मुर्दों की चिंता है क्योंकि उससे ये वोट बैंक अपना सिद्ध करना चाहते हैं। एक ऐसी जगह जहां जिंदा जाना नहीं चाहता, मुर्दा बाहर निकल के नहीं आना चाहता, उसकी इनको चिंता है। प्रदेश के गरीबों की चिंता इनको नहीं है। ठीक है, मैं आंकड़ों सहित इनका पूरा सिद्ध कर सकता हूं कि इनके राज्य में विकास के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। ठीक है, छोटा सा ब्रेक। मुस्लिमों पर बीजेपी में घमासान और इसी घमासान पर हो रही है चर्चा। जानने की कोशिश आखिर इस चुनावी माहौल में इस तरह के बयानों का आना किस ओर इशारा कर रहा है। पैनल हमारे साथ मौजूद है, के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी के पास सीधे चल रहे हैं। अमिताभ जी, छोटे छोटे कमेंट, फिर संवाद की टिप्पणी पर जाएंगे। संजीव जी, एक छोटा सा सवाल, हम अपने मूल मुद्दे पर लौटते हैं। क्या ऐसा है कुछ अंदर खाने कि ये तय हो गया कि भाई हम कहेंगे सबका साथ सबका विकास, और तुम लोग पीछे से ललकारे रहना, ताकि दोनों फ्रंट सधे रहे, इधर वाला भी और उधर वाला भी? क्योंकि ये मेरे दिमाग में क्यों बात आई, उसका कारण है, मैं मोदी जी को उतना समर्थ राजनेता मानता हूं कि साक्षी तो छोड़िए, पूरी पार्टी में किसी के भीतर ये दुस्साहस करने का स्वप्न भी नहीं आ सकता कि उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई आचरण कर जाए और पार्टी में रह जाए। आचरण तो कर सकता है एक बार, लेकिन पार्टी में नहीं रह सकता। ये स्वभाव मैं उनका गुजरात से जानता हूं, गुजरात से और यहां तक। फिर अगर ये लोग निर्द्वंद घूम रहे हैं तो ये सवाल क्यों नहीं उठे? संजीव भाई,
अमिताभ जी, देखिए मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा। वैसे उनका व्यक्तिगत बयान था, शाम को उन्होंने उस बयान के ऊपर अपने सफाई भी दे दी। मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, मुसलमानों को टिकट देने की जब बात आती है, और इसी से मैं एक्सप्लेन भी करूंगा जो बाकी नेताओं ने हमारी बात कही है, हमने कश्मीर घाटी में सभी मुसलमानों को टिकट दिया, जितनी सीटें हम वहां पे लड़े थे, एक भी नहीं जीत पाया। तो जब हम चुनावी रण में जा रहे हैं तो हमारे लिए प्रमुख मुद्दा यह है कि हम कैसे सीटें जीतें, उत्तर प्रदेश में जो बदहाली है इससे कैसे निजात दिलाएं। तो यहां पर जब हम जा रहे थे तो विनेबिलिटी का क्राइटेरिया हमने पूरा पूरा अप्लाई किया। अगर आप गुजरात में जाएंगे तो 8 मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटें हैं, वहां पे 6 पे हमने टिकट दिया था और 6 जीत करके आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी वो स्थिति आगे आएगी। मैं जो बात कह रहा था कि उमा जी ने कहा, नकवी जी ने कहा, राजनाथ जी ने जो बात कही, आज हम देख रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं और बहुत अच्छा बहुमत हमको आने जा रहा है। तो उसमें यह बात निकल करके आई कि सरकार तो हम बना ही रहे हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम मुसलमानों को भी इसमें साथ में सहभागिता दे दें? गवर्नेंस में तो हम लगातार सबका साथ सबका विकास कर ही रहे हैं और ये रिकॉर्ड मैंने भी आपके सामने प्रस्तुत किया। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? इसके बारे में भी चिंता करना हमारे लिए स्वाभाविक है, दायित्व भी है, अधिकार भी है। वही चिंता आपके सामने प्रकट हुई है जो हमारे बड़े नेताओं ने बात बोली। ठीक है संजीव भाई, ठीक है। छोटी छोटी टिप्पणी मैं सबसे लूंगा, समय कम है। संजीव भाई, परवेज अहमद, एक छोटी सी टिप्पणी। बस मैं देश की जनता से यही निवेदन करूंगा, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता से, अहमद साहब बोर्ड में मांगिएगा प्लीज। ना है वो अपना विवेक से कौन देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहता है, कौन प्रदेश को तरक्की के लिए रास्ते पे ले जाना चाहता है, कौन दंगों की आग में झोंकना चाहता है, कौन देश को बांटना चाहता है, ये समझ कर वोट करे। मुझे 1990 का दौर याद आता है कि इस पूरे विषय पर एक छोटी सी टिप्पणी। आएगा तो भाजपा ही आएगी। ठीक है परवेज भाई, आ गई बात, मुझे आ गई। 1990 का दौर याद आता है कि छोटी सी टिप्पणी तीन बातों में। इनके हमारे संजीव भाई का, विद्वान का एक लाइन बोलूंगा कि मन में राम बगल में छुरी, भाजपा की यही पहचान है, ये करती रहती है। बची बात जो इन्होंने कहा, तो मैं एक अपील कर दूं जरूर आपसे लेकर के पूरे सबसे, कि 3 साल आपका बीत चुका है, आधा कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं केंद्र के, 1/3 सांसद आते हैं। अरे कुछ आप भी कर दो, पूरा प्रदेश स्वीकार कर लिया, जनता देख रही है। ठीक है चंद्रशेखर जी, संपादकीय टिप्पणी के लिए हम जा रहे हैं अमिताभ जी के पास। रुकना होगा पांडे जी आपको। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी प्लीज। देखिए, मैं तो कई बार सोचता हूं कि पार्टियों से कुछ ना कहूं। चंद्रशेखर सुनिए, पार्टियों से कुछ ना कहूं, सीधे माइनॉरिटी से ही बात करूं। 2 उदाहरण दूंगा, 2 उदाहरण, सबकी आंखें खुल जाएंगी। कांग्रेस के बारे में बोल चुका, बाकी 2 उदाहरण और देता हूं, चंद्रशेखर जी को भी उससे लाभ मिलेगा। भाजपा को 403 में एक मुसलमान नहीं मिलता लड़ाने के लिए। विनेबिलिटी है, विनेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। 403 जीत के दिखा दो तो मैं मान लूंगा विनेबिलिटी का मसला था। अरे भाई, कम से कम 150 सीट ऐसी होंगी जहां आप कोई महत्वपूर्ण लड़ाई में नहीं होंगे, वही लड़ा देते, इनका मन भी रह जाता। नहीं करेंगे। और एक बात चंद्रशेखर की पार्टी के लिए कह दूं, जब लोकसभा का परिणाम आया तो मुलायम सिंह जी 2 जगह से निर्वाचित हुए, मैनपुरी और आजमगढ़। मैंने मुलायम सिंह जी से कहा कि यह अवसर है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे से एक भी अल्पसंख्यक लोकसभा नहीं पहुंचा, आपके पास एक सीट है, छोड़नी है, वहां से किसी मुसलमान को लोकसभा भेजिए। अच्छा संदेश जाता। भारत की लोकसभा में उत्तर प्रदेश से इतनी बड़ी आबादी का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा ना, हम तो तेजू को लड़ाएंगे। तेज प्रताप को लड़ाया। हमने इनकी भी मोहब्बत देखी है, हमने उनकी भी मोहब्बत देखी है, और हमने उनकी भी मोहब्बत देखी है जो इस मुल्क पर 60 साल राज किए। 60 साल, 70 साल का मुल्क आजादी के बाद, उसमें 60 साल कांग्रेस। उनको भी देखा। हमने विधान चंद्र राय का भी स्वरूप देखा और 31 साल लेफ्ट पार्टी का शासन भी देखा।
पश्चिम बंगाल में और ममता जी का देख रहे, सबसे ज्यादा बदहाली मुसलमान की पश्चिम बंगाल में। हम असम में भी देख रहे, जहां निर्णायक स्थिति में मुसलमान है संख्या के आधार पर। भाजपा तो अब गई असम के आंगन में, उससे पहले तो अखाड़ा आप ही का था। क्या किया? एक एक करके जिसके आंगन से पर्दा उठा दो, जिसके दीवाने खास से, तो एक सी सूरत दिखती है। अगर कुछ किया होता तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये नहीं आती। और छोड़ो सच्चर कमेटी में रिपोर्टों पर भरोसा नहीं करता, मैं तो अपनी आंख से देखता हूं। क्या हमने उत्तर प्रदेश नहीं देखा? क्या हमने भारत नहीं देखा? गरीबी सब में है, हिंदुओं में भी है, अगड़ों में भी है, पिछड़ों में भी है। लेकिन एक आंकड़ा और दूंगा, उत्तर प्रदेश में पूरे देश के साक्षरता दर जो है उससे भी बहुत ज्यादा कम मुसलमानों की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में है। केवल 35%, केवल 35%। और 70 साल हो गए आजादी के, गोविंद वल्लभ पंत से लेके अखिलेश जी तक हम 100 में 35 मुसलमान पढ़ा पाए केवल। और ताल ठोकते हैं ऐसी जैसे जिले इलाही अकबर आजम हो। 70 साल में 100 में 35 मुसलमान पढ़ा पाए आप लोग, और उसके बाद भी मूंछों पर ताव दे रहे हो। अरे ये तो हमारे लिए सामूहिक शर्म की बात होनी चाहिए। पूरे देश के साक्षरता का प्रतिशत अगर इतना आगे चला गया तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान 100 में 35 ही क्यों पढ़ पाया? ये सवाल परवेज अहमद की पार्टी से क्यों नहीं पूछो? ये सवाल मुलायम सिंह जी से क्यों नहीं पूछो? ये सवाल मायावती जी से क्यों नहीं पूछो? अखंड राज भोगा है आप लोगों ने, अखंड राज। नारायण दत्त तिवारी तक, गोविंद वल्लभ जी से लेकर नारायण दत्त तिवारी तक कांग्रेस का अखंड राज्य था, अक्षुण्य राज्य था उत्तर प्रदेश में। क्या किया आपने? नानी के आगे ननिहाल की बातें ठीक नहीं। अल्पसंख्यक जब सुनता होगा तो उसका मन टूटता होगा। मैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बहुत विभाजन नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो विशेष ध्यान की अपेक्षा करते हैं। वैसे ही मैंने सिर्फ 2 तथ्य दिए। थानों का जिक्र जानबूझ के मैंने किया, पुलिस का। जातियों को तो संबल मिला, अल्पसंख्यक को नहीं मिला। 8,400 कुल सिपाही, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में, और 100 में 35 पढ़े मुसलमान। फिर तो आप ही शासन करोगे। जब मुसलमान को पढ़ने ही नहीं दोगे तो फिर आप ही जैसे लोग शासन करेंगे उसके ऊपर, और कौन करेगा? मौलाना फतवा देंगे और मस्जिदों से खुतबा पढ़ा जाएगा कि किसको वोट दो, और मौलाना मलाई खाएंगे और जुम्मन राजमिस्त्री का काम करेगा, ईंटें ढोएगा। यही ना? मस्जिदें तो गुलजार हो जाएंगी, लेकिन जुम्मन के घर शाम को खाना बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं होगी। ये सोचना होगा। बिल्कुल। भाजपा को भी अपना चाल, चेहरा और चित्र बदलना होगा अगर उसको सच में राष्ट्रीय स्तर पर सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बसपा पर भी है, जो ये कहते हैं कि हमारी हमदर्दी है उनके साथ। तो आपकी हमदर्दी नतीजों में दिखनी चाहिए, घोषणाओं में नहीं, नारों में नहीं, नतीजों में। धन्यवाद। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चंद्रशेखर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए।